हेलो। क्या हाल चाल। चलिए अब अपनी क्लास में आते हैं। चलो अब अपनी क्लास। ग्राफ से कैसे पता कर सकते हैं कि जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसके जीरोस कितने होते हैं। उसके जीरोस निकाल कैसे पता कर सकते हैं कितने जीरोस होंगे, ठीक है ना। पढ़ा था ना हमने, जैसे कि ये ग्राफ है तो इसके जैसे यूं यूं यूं। अब बताओ कि ग्राफ जितनी बार एक्स एक्स इसको टच करेगा या फिर उसको काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उसके कितने इंटरसेक्ट करेगा तो उसके उतने ही जीरोस होंगे, ठीक है ना। अब इसके कितने जीरोस हो सकते हैं, देखो ये एक्स एक्सिस है ना और ये वाई एक्सिस। ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4, 4 ए बी सी डी। तो इसका मतलब क्या है, इसके जीरोस क्या होंगे, जीरोस क्या होंगे, 4 होंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल करेंगे, ठीक है ना, ऐसे नॉर्मल से। ठीक है चलो। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के माइनस वन का होल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इज -3, देन द वैल्यू ऑफ के इज। कि भाई हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है ना। उसमें क्या है, वन ऑफ द उसमें एक जीरो है, वो कौन सा जीरो है, उसके एक जीरो से कौन सा -3, यानी कि -3 ऐसा जीरो है कि -3 ऐसा जीरो से जिसमें है ना जीरो से, यानी कि ये -3 ऐसी एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है कि -3। अगर एक्स की जगह एक्स की वैल्यू -3 रखने पर पोलिनोमियल पूरा क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। यानी कि -3 क्या है, जीरो से कि एक्स की वैल्यू अगर -3 रख दी, एक्स की एक्स इज इक्वल टू -3 पुट किया, तो इसका मतलब क्या है, पोलिनोमियल क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब ये समझो, है ना, कि भाई क्या है, इसका मतलब क्या है। आगे ये देखो कि ये क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू, इक्वेशन लिखो, सॉल्यूशन क्या है, के -1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन। ये तो क्या है, इक्वेशन है, कौन सा, पोलिनोमियल वन, इक्वेशन वन फर्स्ट दे दो। ये क्या है, पोलिनोमियल। अब क्या बोल रखा है कि भाई जो एक्स जो -3 तक हो गए ना, -3 क्या है, जीरोस है। अब जीरोस क्या होता है, जीरोस क्या होता है, जीरोस के कारण क्या होता है, पोलिनोमियल पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है, ठीक है ना। अब अगर आप -3 रखोगे ना तो इसका मतलब क्या है, पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। p-3 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। ये बात समझ में आएगी ना, ठीक है ना। ये तो इतनी सी बात है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब -3 को किस में रखेंगे, इसमें, और जीरो तो हो ही रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसको क्या, अब -3 को क्या, अब इक्वेशन में रखेंगे पूरी में, ठीक है ना। अभी इसकी जगह तो ये लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ -3 रखेंगे, यहाँ -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट के माइनस, यहाँ से करो, के -1 का एक्स क्या रहेगा, -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। के का के और एक्स -3 प्लस वन इज इक्वल टू क्या है, माइनस रखने पर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। और हमें तो पता ही है कि जीरो, जीरोस क्या है, हमें दे रखा है कि जीरोस क्या है, -3, यानी कि पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, -3 पर जीरो होगी। तो हमें तो क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्ट क्या करना है, जीरो का जीरो, हमें जीरोस जीरोस प्रूव नहीं करने की, इससे जीरोस फाइंड नहीं करने, इसके के की वैल्यू फाइंड करनी है। जीरोस का मतलब क्या होता है कि पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। जीरो रख दिया, ठीक है। ये लो, अब के करो इसको, के -1, ये क्या हो गया। अब -3, माइनस थ्री का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, ठीक है ना। -3 का माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा, किसी भी माइनस वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस इंटू -9। अभी माइनस बाहर आ ही जाएगा, ठीक है ना, इतना जानते हो ना कि माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये लो, माइनस भी के साथ होगा तो माइनस के के -3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा,
-3 के, ठीक है, +1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब 9 को इससे करो, एक बार 9 को के से करो तो 9 के, ठीक है ना। अब 9 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो -9, -3 के +1 बराबर 0। ओके, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करो, 9 के ये तो पॉजिटिव है और -3 की ये क्या है, नेगेटिव है, तो 9 में से 3 गए तो 3 को माइनस करो तो क्या होगा, 6 के, है ना। और ये पॉजिटिव -9 और ये +9 तो क्या होगा, -8, -9 में +1 को माइनस करोगे तो क्या होएगा, -8 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया ना, 6 के, क्या है 6 के, 6 के। अब -8 तो -8 उधर चल जाएगा तो क्या होगा, +8। अब k इज इक्वल टू 8, 6 क्या चल जाएगा 8 के नीचे, तो इसको सोल्व करो, k इज इक्वल टू क्या आ गया, 4/3। आया ना k की वैल्यू आ गई ना। क्या करा, बस कुछ भी नहीं करा, हमें क्या दे रखा था, जीरोस दे रखा था और बोल रखा था कि वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जीरोस क्या है, एक जीरोस है, ठीक है ना। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस क्या है, -3। तो हमने इक्वेशन लिखी, हमने क्या करा, p -3 क्या है, जीरोस है, तो p-3 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो ठीक है, हमने ऐसा ही करते हैं कि हमने इस पे वैल्यू पुट करी, -3 वैल्यू पुट करी x की जगह और इज इक्वल टू 0 ले लिया, ठीक है। तो ये सॉल्व किया, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 4/3, क्या है k की वैल्यू 4/3, ठीक है ना। अब हम करेंगे, अब हम टॉपिक, अब नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम नया कॉन्सेप्ट, नया टॉपिक कौन सा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यानी कि इससे क्या निकालेंगे, हम जीरोस निकालेंगे, किसके, लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल के नहीं। अब इस मेथड से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल लेंगे, इससे जीरोस पता करेंगे, ठीक है ना। इसका यूज कब होगा, कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। भाई सीधी सी बात है, मिडिल टर्म किसकी होगी, यानी उसमें क्या होनी चाहिए, 3 टर्म्स होनी चाहिए, 3 टर्म्स, यानी कि 3 टर्म्स किसमें होती है, जिसकी डिग्री कितनी हो, कम से कम उसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। कोई भी पॉलिनोमियल हो उसकी डिग्री 2 होगी, उसकी कम से कम डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, तभी तो उसकी टर्म्स 3 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल होगा कि भाई x² + 4x + 3, ये क्या है, 3 टर्म है ना, 3 टर्म है और मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2 है, ठीक है ना। अब ऐसा तो है नहीं x + 2, ये तो क्या है, ये तो लीनियर हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, तो इसका मिडिल टर्म क्या निकालोगे, इसका तो डायरेक्ट क्यों है, एग्जाम इज इक्वल टू 0 लगा, x इज इक्वल टू -2, क्या हो गया, इसका जीरोस क्या आ गया, लीनियर इक्वेशन का, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, जीरोस क्या आ गया इसमें। तो इससे तो कितना आसान था कि फटाफट निकाले, चलो x इज इक्वल, जो भी पॉलिनोमियल है उसके 0 कर दो, इस इक्वल में 0 कर दो और x की वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है ना। ये तो लीनियर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कैसे निकालते हैं, ये क्या है, इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब मिडिल टर्म होती है ना, उसको स्प्लिट करना है, मतलब 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में, इस इस मिडिल टर्म को 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है, मतलब 2 पार्ट्स कर देना है इसके, मतलब इसके इस मिडिल टर्म के ऐसे 2 पार्ट्स कर देना है कि कि भाई उसको, उसका सम करें ना, सम उसको जोड़े ना, जैसे कि इस मिडिल टर्म के 2 पार्ट कर लिए ए और बी, तो ऐसे 2 पार्ट्स करेंगे कि उनका सम, उन 2 पार्ट्स का सम, उन 2 पार्ट्स का सम 4 के इक्वल आए, 4 के इसको करना है, सॉरी, है ना, कि 4x के इक्वल आए। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है मेरे बच्चे बात, कि हाँ, इस मिडिल टर्म को ऐसे 2 पार्ट, इस मिडिल टर्म के ऐसे 2 पार्ट करने हैं, ए और बी, कि उनका सम उन दोनों पार्ट का सम इस 4x के बराबर है, इस 4x से इक्वल है, इस 4x है ना, इससे इक्वल है, इस मिडिल टर्म के इक्वल है, और इन दोनों का प्रोडक्ट, और
और इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट, इन दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए, यानी कि 3x² आए। समझ रहे हो? इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल आए, यानी कि इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा? 3x²। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ लेना दोस्त मेरी बात को, समझना कि भाई क्या होगा। ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है कि हमें ये दे रखी है, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना। ये हमें कौन सी इक्वेशन देगी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखी है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कौन सा पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बहुत सीधा और प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, मतलब मजा आ जाएगा आपको सीख के। एक बार सीख ले तो बस फिर क्या है, टिप्स 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 की बातें हो जाएगी यार। तो समझो भाई बात को। चलो कि भाई क्या दे रखा है हमें? पोलिनोमियल दे रखा है कि x² + 4x + 3, है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो हमें क्या करना है कि मिडिल टर्म है ना, इसको स्प्लिट करना, टू पार्ट्स में स्प्लिट करना है, ठीक है ना। टू पार्ट्स में स्प्लिट करना है, और इसके ऐसे दो पार्ट, और इसको ऐसे, इसके ऐसे दो पार्ट करेंगे, इसके ऐसे टू पार्ट करेंगे। क्या करेंगे इसके? चलो इसके क्या करेंगे? ऐसे टू पार्ट्स करेंगे कि उसके मतलब मिडिल टर्म के ऐसे टू पार्ट्स करेंगे। इस मिडिल टर्म को ऐसे इस प्रकार स्प्लिट करेंगे, तो क्या आ जाएगा? इसको क्या नाम दे देंगे? उसके टू पार्ट्स को क्या नाम दे देंगे? ए और बी, ठीक है ना। ये क्या कर दिया आपने? इमेजिनरी करना, थोड़ा लेट करना, मानना है ना। लेट करेंगे कि क्या करेंगे कि हमने क्या कर लिया कि 4x तो है ना, इसके मिडिल टर्म स्प्लिट, मतलब इसके टू पार्ट में स्प्लिट कर दिया इसको, ठीक है ना। टू पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। उन टू पार्ट्स को क्या नाम दे दिया हमने? ए और बी, ठीक है ना। ए एंड बी हमने टू पार्ट्स के नाम दे दिए इसके। इसको टू पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, तो क्या नाम दे दिया हमने? ए और बी, ठीक है ना। अब क्या करना है? अब जो हमने टू पार्ट्स करे ना, उनका सम, हमने दो टू पार्ट्स करे ना, उनका सम क्या होना चाहिए? इस 4x के इक्वल होना चाहिए। ये दोनों ये दोनों ये दोनों ये दोनों एक तरह से हमें कंपल्सरी फुलफिल करने पड़ेंगे, प्रो मतलब दोनों है ना होने चाहिए। आप समझोगे मत कि उनका सम, ए और बी का सम, ए प्लस बी का, यानी कि जो टू स्प्लिटिंग कर रहे थे ना, इस 4x के टू टू इस 4x को टू पार्ट में स्प्लिट किया। अब जो स्प्लिट हुए ना, उनका सम, ए और बी का सम क्या होना चाहिए? 4x के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए? 4x के इक्वल होना चाहिए। और और जो 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 टू पार्ट में स्प्लिट किए थे ना, ए और बी, और इनका प्रोडक्ट, ए और बी का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? किसके बराबर होना चाहिए? ये 3x, इसको 3 को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 3 को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 3x²। ये क्या होना चाहिए? 3x² के इक्वल होना चाहिए। ए ए और बी का प्रोडक्ट, किसके बराबर होना चाहिए? 3x² के, यानी कि x² और 3 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 3 को x² से मल्टीपल करोगे तो 3x² इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि समझ गया ना। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मतलब ये इसको, ये टू पार्ट्स, अगर किसी 4x के टू पार्ट करें ए और बी, ठीक है ना, तो ये ए और बी, एक तो इसको, ये ए और बी इसको और इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक है ना। कि भाई ए और बी का सम है ना 4x वो होना चाहिए, और ए और बी का प्रोडक्ट 3x² होना चाहिए। जब ये दोनों को, जब ये ए और बी इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे ना, तब जाके हम बोलेंगे प्रॉपर कि हाँ इनका मिडिल टर्म स्प्लिट हो चुका है। और उससे हम क्या निकालेंगे? जीरोस। फिर तो क्या है, फटाफट निकल जाएंगे जीरो। एक मैं फटाफट इसको इसको कंप्लीट करके बताता हूँ आपको, ठीक है ना। ठीक है, चलो आप समझ गए होंगे कि, ठीक है ना। अब जैसे कि हमने क्या लिखा था, x² + 4x + 3, ठीक है।
तो इसका मिडिल टर्म क्या निकालेंगे, मिडिल टर्म ऑफ 4 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, मतलब 2 इसके 4 के ऐसे 2 पार्ट्स करने कि उसके सम करें तो क्या आ जाए 4x आ जाए, और उसका मल्टीप्लाई करें, उन 2 पार्ट्स का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, उन 2 पार्ट्स का प्रोडक्ट क्या है 3x², ठीक है। अब क्या करेंगे x² प्लस, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 4x को 2 पार्ट्स में करो, जो ये कर दो ना x प्लस 3 ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों का सम करो, इन दोनों का सम क्या आएगा 4x ही तो आएगा, इन दोनों का सम क्या आएगा, सम सम इन दोनों जो 2 पार्ट्स करें, क्या ये a और b तो है, अब इन a और b का a और b को a और b का सम करो, जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, क्या आएगा 4x ही तो आएगा। चलो एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दूसरी कंडीशन क्या है प्रोडक्ट वाली, कि भाई इन दोनों का मल्टीपल क्या होना चाहिए 3x², इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए, मतलब a और b क्या होना चाहिए 3 × x², यानी कि इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए, यानी कि a भी क्या होगा 3x²। तो क्या करेंगे, क्या होगा, तो x को 3x² से x × 3x क्या होता है इसका 3x², वाह, ये तो बराबर, ये तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये कंप्लीट प्रॉपर हमने 4x को प्रॉपर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, मतलब 4x के हमने प्रॉपर 2 पार्ट्स कर लिए हैं, सही है ना, एक्यूरेट 2 पार्ट्स करेंगे, ठीक है ना, समझ में आई ना एक बात, ये क्या है 4x है, इन दोनों का सम करोगे तो क्या आना चाहिए 4x, और इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या आना चाहिए 3x², ठीक है। अब क्या करेंगे फिर, अब क्या करना है, इन दोनों में कॉमन निकालो, इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो यहाँ क्या बचा x², हमने एक ही x निकाला है, यहाँ तो x को कॉमन निकालना है, तो यहाँ कितना बचा एक x बचा, ठीक है, प्लस में यहाँ क्या, अब x तो निकल गया, अब बचा क्या 1, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बताओ, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है इसमें 3, तो हम क्या लिखेंगे, और यहाँ क्या बचा 3 कॉमन आ रहा है, 3 निकल गया, तो बचा क्या x प्लस, और यहाँ क्या बचा 1, ठीक है, ठीक है ना। अब ये बात, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x प्लस 1, ठीक है, और बचा क्या, अब यहाँ क्या बचा x प्लस 1 निकाल लिया, तो बचा क्या ये x प्लस, ये क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, तो यहाँ बचा क्या 3, ठीक है। इसके प्रोडक्ट क्या आ गए, इसके क्या आ गए प्रोडक्ट x प्लस 1 और x प्लस 3, तो इसका मतलब क्या है x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -3, इसके प्रोडक्ट क्या आ गए, इसके प्रोडक्ट क्या है, इसके जीरोस क्या है, जीरोस क्या आ गए, जीरोस, इसके जीरोस क्या आ गए -3 और -1, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे 2 होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं 2 हो सकते हैं, तो आ गए ना 2, -1 और -3 2 जीरोस है, ठीक है ना, ये बात समझ में आई, आ गई, ठीक है ना, बात समझ में आई। और आप हमने पढ़ा था कि जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पॉलिनोमियल जीरो है, पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, पॉलिनोमियल मतलब जो पॉलिनोमियल दिया होता है उसको जीरो के इक्वल कर देते हैं, ठीक है, उसको जीरो से इक्वल कर देंगे, ठीक है ना, इसको जीरो के इक्वल कर, तो क्या आ जाएगा x प्लस, क्या आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है x इज इक्वल टू -1, ठीक है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -3, ये प्लस है -3, ठीक है, तो क्या x के जीरोस क्या आएंगे -3 -1, ठीक है ना, ये बात समझ में आई नहीं आई, अच्छा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स उनके जीरोस कैसे निकालें, ठीक है ना, उनको जीरोस कैसे निकालें, वो भी किस मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, ठीक है ना, आपको तो पता ही है, ठीक है ना, आपको तो पता ही है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा कभी होंगे ही नहीं, ये तो आपको पता है, 2 से कम हो सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा कभी नहीं होंगे, मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं, ठीक है ना, 2 जीरो,
तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या हमारा टॉपिक क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हम क्यों यूज कर रहे हैं, इस मेथड का यूज क्यों कर रहे हैं और इसको क्यों पढ़ रहे हैं, कि हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें उसके हम जीरो निकाल सकें, ठीक है। ठीक है, अब देखो एग्जांपल, ये एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, कि क्या दे रखा है, कि एक एक अपन को दे रखा है कि एक पोलिनोमियल दे रखी है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम इसको, क्या करेंगे, ठीक है, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, अब जीरोस निकाल रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, जीरो के इस इक्वल टू कर देंगे। जीरो के इक्वल टू करने का मतलब क्या है पता है, यानी कि क्या है, कि भाई एक ऐसा जीरो निकालना है कि पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है, जीरो, मतलब एक्स की वैल्यू ऐसी फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू ऐसी फाइंड करनी है कि उससे क्या हो जाए, पोलिनोमियल पोलिनोमियल क्या आ जाए, जीरो आ जाए, पोलिनोमियल क्या आ जाए, जीरो। यानी कि अगर एक्स की वैल्यू ए है, अगर हम एक्स की वैल्यू ए मानते हैं और ए पर एक्स की जगह ए रखने पर पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ए क्या है, ए ए क्या है, ए क्या है, जीरो, ए क्या है, जीरो, इस पोलिनोमियल का जीरो क्या है, ए, ठीक है। ये तो आप जानते हो, आपने पढ़ा था, ठीक है ना, ठीक है। तो पोलिनोमियल इसको जीरो के इक्वल कर देंगे, ठीक है ना, इसको जीरो के इक्वल करते हैं, ठीक है, चलो ये तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए क्या करते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था आपको, कि सम ऑफ जीरो, मतलब इसके मैक्सिमम कितने जीरोस निकल सकते हैं, इसके कितने मैक्सिमम कितने जीरोस निकलते हैं, इसके दो जीरोस, क्योंकि ओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, दो। तो सुनो, अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो मिडिल टर्म कौन सी है इसमें, मिडिल टर्म 1 2 3, इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3, ठीक है ना, 3 टर्म का है ये, तो इसका मिडिल टर्म कौन सा है? ये इसका मिडिल टर्म क्या है, ये। अब इसको हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, स्प्लिट करना है, यानी क्या होता है स्प्लिट का मतलब, क्या होता है मीनिंग, क्या होता है स्प्लिट का, और टू पार्ट्स में डिवाइड करना, है ना। कोई एक है, किसी किसी का टू पार्ट करना है, किसी का टू पार्ट करना मतलब कोई नंबर दे दिया ये, या कोई चीज है, या कोई चीज हो गई, है ना, उसके टू पार्ट करने हैं, यानी कि स्प्लिट करना, स्प्लिट करना जानते हो ना। अब ये है 8, अब ये 8 है, अब ये नॉर्मल बेसिकली जानो तो 8 के टू पार्ट करोगे तो 4 + 4, 4 और 4 भी हो सकते हैं, 2 6 भी हो सकते हैं, ये तो आप समझ रहे हो, 1 8 भी हो सकते हैं, 3 5 भी हो सकते हैं। 8 को कितनी ये 8 है, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करो, इसके दो भाग करो, टू पार्ट करो, इसको स्प्लिट करो, इसको क्या क्या हो सकते हैं इसके, 1 7 भी हो सकता है, ठीक है ना, 1 7 मतलब 1 7 जानता हो ना, प्लस में 1 + 7, टू पार्ट्स में हो गया ना, या फिर 2 4 कर दो, सॉरी 2 6 कर दो, ये तो प्लस में हो गया, ये भी प्लस में हो गया। अब इसके यू भी तो हो सकते हैं, 2 × 4, ये भी तो पार्ट ही है एक तरह से, टू स्प्लिट कर दिया ना हमने, जरूरी नहीं है जी जोड़ना है घटाना, स्प्लिट मेथड आना चाहिए, ठीक है ना। स्प्लिट मेथड क्या होता है, 2 4 क्या होता है, 8, है ना। अब इसको यूं भी कर सकते हैं, 3 + 5, इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 8 ही आएगा। समझ रहे हो ये बात, कितनी सीधी सी बात है, ऐसे ही तो आता है ना। और यूं भी हो सकता है 4 + 4, ये भी हो सकता है, कितने स्प्लिट हो सकते हैं, इससे कितने टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। ये तो आप समझ गए, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आएंगी। स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिट बता रहा हूँ, मतलब स्प्लिटिंग क्या होता है, किसी टर्म की स्प्लिटिंग, मिडल ना, तो मैं मिडल को बीच में ला रहा हूँ, या मेथड को, मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी नंबर का स्प्लिट करते हैं, टू पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। देख लो 8 के 1 7 हो गया, प्लस में करो 2 7 2 6 हो गया, 3 5 हो गया, ये बात समझ में आएगी ना। अब देखो भाई, हम देख ही सकते हैं कि स्प्लिट तो हम कर सकते हैं, किसी भी नंबर को कर सकते हैं। अब
मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या है, हमें दो चीजों का ख्याल रखना रहता है कि क्या है, इसमें स्प्लिटिंग करते हैं ना इसको, तो हमें क्या करना है, इसके जो, अब इसके मान लो इसके टू पार्ट्स क्या हुए, ए और बी। हमने जब एटेक्स के टू पार्ट स्प्लिट किया तो इसको क्या है, नाम दे दिया हमने, दो नंबर से एक तरह से, ठीक है ना। इमेजिन करो, लेट करना है ना, इमेजिन करो हमने इसके टू पार्ट्स क्या हुए, टू, इसको एटेक्स को स्प्लिट किया तो क्या है, हमें एक तो क्या मिला, ए मिला और एक बी मिला, है ना, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब इसके लिए क्या चीजें होना कंपलसरी है, तब जाके इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बोलेंगे, इस तब जाके इससे जीरोस निकलेंगे, ठीक है ना, इस मेथड से तब जाके इससे जीरोस निकलेंगे। कब, जब ये दोनों चीजें फॉलो कर रहे हो, टू कंडीशंस है, क्या होनी चाहिए, सम ऑफ ए प्लस बी क्या होना चाहिए, सम ऑफ क्या होना चाहिए इनका, इन दोनों का जो स्प्लिट करना है ना, ये दो नंबर्स आए स्प्लिट नंबर्स, ठीक है ना, ए प्लस बी, उनका उनका सम ऑफ ए प्लस बी, यानी कि उनका जब ए प्लस बी, इनका सम करते हैं, ठीक है ना, हम जब ए और बी का सम करते हैं, ठीक है ना, तो क्या आना चाहिए, एटेक्स आना चाहिए, है ना, सम ऑफ ए प्लस बी, या फिर ए भी लिख दो, ए भी लिख दो, है ना, मैं बता रहा हूँ कि इन दोनों का हम सम करें तो क्या आना चाहिए, एटेक्स आना चाहिए, एटेक्स, ठीक है। और प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट की यानी कि ए इंटू बी करें तो क्या आना चाहिए, 15x² है ना, मतलब 15x, यानी कि इसका इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, और ये क्या है, 15 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या होगा, 15 इंटू 1 क्या आएगा, 15 आएगा। तो इसका मतलब है कि जब हम ए और बी को मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए, 15 यानी 15 भी मान लो, या फिर 15x² भी कर सकते हो, क्योंकि 8x है, इनका क्या होगा स्प्लिटिंग, क्या होगा, जैसे मान लो कि 4x प्लस 4x, 4x प्लस 4x क्या होता है, क्या होता है, 4x प्लस 4x प्लस 4x क्या होता है, 8x, ठीक है ना, और 4x क्या होता है, 16x², x² तो कंपल्सरी आ ही जाएगा, आएगा, ठीक है भाई, यूं तो है ही कि भाई 4x प्लस 4 करोगे तो ये तो क्या बन गया, ये तो एक तरह से पॉलिनोमियल बन गई, पॉलिनोमियल बन गया, ऐसा कुछ तो, ये और ही ऐड हो गई, क्योंकि इसमें तो वेरिएबल है, ये तो वेरिएबल्स है, और ये क्या है, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट मर्ज तो होगा ही नहीं, ये तो ऐसा ही आएगा, ठीक, ये तो एक इक्वेशन के फॉर्म में आएगा, यानी कि पॉलिनोमियल के अलजेब्रिक फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। ये बात समझ लिया आपने, ठीक है ना, कि भाई अब मैं दोबारा इस चीज को और बता रहा हूँ आपको कि भाई क्या है, कि जब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो हमें चेक करना पड़ेगा ये कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या या नहीं, क्या कंडीशन होनी चाहिए, जब हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे टू नंबर्स में, तो टू नंबर्स में किया, ठीक है ना, तो उनका सम, तो उन दोनों नंबर्स का ए और बी का सम क्या आना चाहिए, एटेक्स आना चाहिए, कि जब हम इन दोनों नंबर को जोड़ें, इन दोनों नंबर को प्लस करें, ठीक है ना, इन दोनों नंबर का सम करें तो क्या आना चाहिए, एटेक्स ही आना चाहिए, वापस सम करने पर ये एटेक्स ही आना चाहिए। और जब हम इन दोनों को अब और जब हम इन दोनों ए और बी को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को प्रोडक्ट करें तो क्या आना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, ए इंटू बी, है ना, ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करा तो क्या होना चाहिए, 15x², इस x² का क्या है, x² का प्रोडक्ट को कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है ना, तो क्या आना चाहिए 1, ये 15 है, तो 15 इंटू 1, इन दोनों को इंटू करेंगे, 15 इंटू इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, 15 है, तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी, तो क्या आना चाहिए, इसको हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, x² तो आना ही है यार, x² तो आना ही है, ठीक है ना। अभी मैं बताता हूँ, जैसे अभी इसके करेंगे 3x प्लस 5x क्या होता है,
क्या होता है इसका ऐड करोगे तो 8x होता है, और 3x इंटू 5x क्या होता है 15x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो आना ही है, इसको आप हमें क्या लेना है, कांस्टेंट टर्म लेनी है इसके बाद, कांस्टेंट से ही हमें आंसर मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर समझने के लिए यार, क्योंकि आना ही है वो, तो मैंने बताया ना 3x इंटू 4x का, 3x इंटू 4x करते हैं तो 5, ओ सॉरी 3x इंटू 5x करते हैं तो क्या आएगा 15x स्क्वायर तो आएगा, ये x स्क्वायर तो आएगा ही आएगा यार, ये तो समझ ही रहे हो ना, समझ रहे हो कि भाई जब हम इस नंबर को दो दो नंबर्स में स्प्लिट करेंगे तो उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 15, 1 इंटू, यहाँ तो क्या है इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, 1 है, इसलिए हमें क्या करना है 15 इंटू 1 लेके क्या करना है इनको 15 आया। अब इसकी जगह क्या होगा, इसकी जगह सपोज 2 होता तो क्या आता, तो हमें क्या लाना पड़ता है 30 लाना पड़ता, तो 30 तो आएगा नहीं, और 30 तो हमें क्या चाहिए होता है यहाँ पे, अगर हम दो नंबर्स को जो हमें स्प्लिट करें उनका उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आना चाहिए 30 आना चाहिए, 30 आना चाहिए, ऐसे करते हैं। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 इंटू 15 क्या होता है 30 होता है, तो हमें जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, जब सॉरी जब हम किसी नंबर जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो कितने नंबर्स मिलते हैं, 2 नंबर्स मिलते हैं, 2 नंबर मिले तो दोनों नंबर्स को ना दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना a इंटू बी, तो क्या आना चाहिए फिर 30 आना चाहिए, 30 है ना, 30 आना चाहिए 30, तब जाके ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी, तब जाके मानेंगे हाँ ठीक है ये 2 टर्म, तब जाके मानेंगे कि ये जो हमने माना है ना, जो हमने इसको स्प्लिट करा है ना, ए और बी को स्प्लिट करा है ना, ये वैलिड है, ये वैलिड है, ठीक है ना। हाँ ये हमने सही टर्म स्प्लिट करेंगे, इस टर्म का हमने सही से 2 टर्म्स में स्प्लिट किया है, ठीक है ना, ए और बी सही है, फिर इसके आगे क्वेश्चन करेंगे और जीरोस निकालेंगे, ठीक है ना। इतनी अच्छी सी बात मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है ना। अब इतना तो ब्रेन आप में बहुत अच्छा है, बहुत शार्प माइंडेड हो, और आपको तो अभी तो ग्रीन ग्रीन एज चल रही है ना, ग्रीन एज है तो आपका माइंड कितना ब्रेन कितना शार्प होता है ये तो आपको ही पता है, ठीक है ना। चलो मैं अब इसको आगे क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, आगे करता हूँ इसको। इसको अच्छा से लिखा, क्या लिखा मैंने कि एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जीरो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें क्या निकाल रहे हैं जीरोस निकाल रहे हैं, तो जीरोस से क्या होता है पॉलिनोमियल जीरो ही होता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है जीरो, जीरो है तब जीरो पॉलिनोमियल की वैल्यू, ठीक है ना। चलो ठीक है ना, एक इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है 2 टर्म्स में, इसमें 2 टर्म करना तो मतलब स्प्लिट करना है इसको 8x को 2 नंबर्स में स्प्लिट करना है। तो चलो एक तो ये हो गया, ठीक है। तो अब एक मेथड क्या, अब 2 टर्म्स को कैसे निकालना, हमें कैसे पता करें कि भाई हाँ यही एक्यूरेट टर्म्स हो सकती है, यही एक्यूरेट नंबर हो सकते हैं। तो अब हम क्या, अब यहाँ क्या है 1, इसका क्या है तो हम 1 को किससे इंटू करेंगे, अगर हम 1 को 15 से करेंगे तो क्या आएगा 15 ही आएगा, तो 15 ही आएगा ना, 1 को 15 से इंटू करो तो क्या आएगा 15 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसका हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम या इसको इसके इसके है ना कोफैक्टर कर लेते हैं, इसके है ना, ठीक है ना, इसके प्रोडक्ट फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट फैक्टर करोगे तो 3 का जाएगा इसमें, 3 5 5 1, ठीक है 1, ठीक है ये 1 ये आ रहा है, तो क्या होगा इसका, अब बताओ इसका क्या होगा। अब ये 3 है और ये 5 है ना, ये आ रहा है, ये तो कितना सिंपल है, इसमें तो डायरेक्ट आ गए कि 5 प्लस क्या होता है 5 प्लस 3, हमें क्या करना है, अब हमें ये ऊपर के दो यही लेने हैं, 1 का तो क्या करोगे 1 का लेके भी क्या करोगे, हमें क्या करना है 5 इंटू 5 और 3 लेने हैं, ठीक है ना। 5 अभी इससे समझ लो कितने जल्दी निकला इस मेथड से, मतलब इस हमें इसके 2 टर्म्स क्या होंगे, इसके इसको स्प्लिट करेंगे ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा ए और बी आएगा,
ए और बी कैसे पता है, ए और बी पता करना, कैसे पता करें कि क्या ए क्या होगा बी क्या होगा, तो हम इस मेथड से कर सकते हैं कि इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और ये क्या है 15 है, तो इसको इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आएगा 15 ही आएगा। 1 और 15 को इंटू करोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, ओ 15 ही आएगा। तो चलो 15 करते हैं, इसके प्रोडक्ट फैक्टर करते हैं, तो क्या आएगा 3 से 5, 5 इंटू ये आ गया। तो अब देखो ना कि 5 प्लस 3 क्या होता है, 5 प्लस 3 क्या होता है। अब हमने क्या कर दिया इसके एड, अब हम क्या करेंगे कि भाई 5 प्लस 3 क्या होता है यार, 5 प्लस 3 क्या होता है 8 होता है। भाई ये रहा, भाई इसका एडिशन तो क्या आ गया, मतलब जब दो नंबर्स इन दोनों का सम क्या आ रहा है 8 आ रहा है, और हम जब हम इसका प्रोडक्ट करते हैं 5 इंटू 3 15 आ रहा है। हमने क्या देख लो क्या आ रहा है इसका, जब हम प्रोडक्ट करें ए इंटू बी, प्रोडक्ट करें तो क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए, यानी कि ए और बी क्या हो गए, यानी कि ए और बी क्या हो गए 3, 3 इंटू 5 क्या होगा 5 इज इक्वल टू क्या है 15। ठीक है, अब 5 प्लस 3 ए और बी का प्लस, जब हम जो हम दो नंबर से ए और बी, ए प्लस बी क्या आना चाहिए 8x आना चाहिए। तो क्या हो गया यहाँ से देखो 3 प्लस 5, ए और बी कोई भी मान सकते हो, इसको ए मान लो या इसको बी मान लो, ये तो समझ रहे हो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है इसका। तो 3 प्लस 5 क्या आ गया 8 आ गया ना, या फिर और ना, अब यहाँ क्या आ रहा है x आ रहा है, तो इसको यूं कर लेंगे 3x प्लस 5x इज इक्वल टू क्या है 8x। 8x आ गया ना, बिल्कुल बिल्कुल आ गया ना। इस ये एग्जांपल पूरा देखो, फिर इसके बाद सेकंड एग्जांपल करते हैं, इसके बाद सेकंड एग्जांपल करते हैं, उससे और कितना जल्दी समझ में आता है, आप ही करोगे फिर तो धीरे धीरे, है ना, ठीक है ना। क्या है तो क्या आ गया इसके, भाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस इसके हमने मिडिल टर्म करें, इसको टू टर्म में स्प्लिट किया हमने, क्या है कि भाई 3x प्लस 5x प्लस और ये 15 का 15, हमने इसको टू टर्म्स में डिवाइड कर दिया, टू टर्म्स में स्प्लिट कर दिया, मतलब टू टर्म्स में स्प्लिट कर दिया, इस एक टर्म को टू टर्म्स में स्प्लिट कर दिया, क्या है 3x प्लस 5x, और 3x प्लस 5x क्या होता है 8x, ठीक है ना। और 3x इंटू 5x कितना होता है 3x इंटू 5x क्या होता है 15x स्क्वायर। बस हमें ये तो करना था कि क्या होना चाहिए 15x स्क्वायर, ये x स्क्वायर तो आना ही है, ठीक है ना, क्योंकि 3x x x है। इसको और इसको इंटू करने के बाद इसके भी है ना, इसके कोफिशिएंट को भी इंटू करने के बाद जो आए उसका क्या होना चाहिए कि जो हमने टू स्प्लिट करी है उनका मल्टीपल या उसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 5x स्क्वायर, मतलब इन दोनों का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। अब क्या आ गया, हमने टू टर्म्स में स्प्लिट किया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15। अब हम इसमें कॉमन निकालेंगे, कितने टर्म्स हो गए इसमें 4 टर्म्स कर दिए ना। अब इसका इसमें कॉमन क्या है, अब इन दोनों में ना इसके है ना पेयर बना लो, ठीक है, पेयर बना लो, इसको पेयर के फॉर्म में लिख दो, इससे क्या आपको बहुत इजी हो जाएगा। इसको पेयर के फॉर्म में लिखो। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, इनमें कॉमन क्या है एक्स कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स है और इसमें क्या है 2x है ना, तो एक्स स्क्वायर है, तो इन दोनों में क्या आ रहा है कॉमन एक्स आ रहा है, तो क्या करेंगे अब हमने इन दोनों में क्या निकाला है, हमने कॉमन निकाला है क्या एक्स निकाला है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ 2x है तो हमने दोनों में से एक एक्स निकाल लिया, तो क्या बचेगा x प्लस, अब ये 3x है, 3x था तो हमने इसमें से क्या निकाला x निकाला, तो क्या बचा 3, ठीक है, प्लस ये जो चल ही रहा है प्लस बीच में, ठीक है। अब हम अभी हम देखते हैं, अब ये सेकंड टर्म देखो, जो सेकंड पेयर देखो, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x तो कॉमन आ ही नहीं रहा क्योंकि इसमें तो x आ रहा है और इसमें तो x है ही, तो कुछ तो कॉमन आ रहा होगा ना, कि हमें इसके इसके अकॉर्डिंग लिखना है कि ये ऐसा ही आ जाए x प्लस 3 सेम आए, सेम आना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे 5 कॉमन ले लो भाई, ठीक है, 5 कॉमन क्या है इसमें 5, 5 इसमें भी 5 का, इसमें 15 में 5 का डिवाइड हो ही जाता है ना, ठीक है। तो क्या आएगा बचा क्या है यहाँ पे x और 15 में 5 का डिवाइड
होगा तो कितना बचेगा, ठीक है ना। 15 में 5 निकालेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे, 15 का मल्टीपल क्या होता है 5 और 3, हमने क्या निकाल दिया 5, बचा क्या 3, तो 3, ठीक है ना। सेम आ गया ना, सेम x+3 प्लस हमने क्या कॉमन क्या है, एक ये ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, यहाँ भी सेम आना चाहिए, यहाँ भी x+3 + 5 x+3। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम कॉमन निकाल लेंगे किसको, क्या क्या कॉमन, क्या कॉमन है अब इन दोनों टर्म में, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है x+3 और x+3, तो x+3 को कॉमन निकालोगे, कॉमन निकालोगे तो यहाँ क्या बचा, x+3 कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा यहाँ पर x, ठीक है, प्लस प्लस आएगा, ठीक है ना। और इसमें इसमें x+3 को बाहर निकाला तो क्या बचा, x+5 = 0 चली रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब क्या आगे अपने पास, क्या आगे, अब इसको क्या लिखेंगे, क्या कॉमन है हमारे पास, x+3 डॉट x+5 प्रोडक्ट x+3 इंटू x+5। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, x = सॉरी x+3 = 0 और x+5 = 0, और इसको अब इससे x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x ये इधर राइट हैंड साइड चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 है तो -3, और ये x +5 है, राइट हैंड साइड चल जाएगा तो क्या बचेगा, -5 हो जाएगा ना। क्या अभी हमारे पास जीरोस क्या आ गए, सॉरी माइनस जीरोस क्या आ गए, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू -3, एक्स की वैल्यू यहाँ क्या है -5, यानी कि क्या है ये -5 और -3 और -5 क्या आ गए जीरो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से क्या निकाले हमने, जीरोस निकाले हैं, पता है ना। और दो क्यों आए, तुम बोलो सर, सर ये दो ही क्यों आए, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, दो हो सकते हैं ना, मैक्सिमम जीरो दो, तो कम तो कितने भी हो सकते हैं, या एक हो या एक हो भी ना, जीरोस मिले ही नहीं, लेकिन पर मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तो जीरोस कितने, दो ही तो आएंगे, ठीक है। समझ में आई ये चीज कि हमने एक पॉलिनोमियल लिया, कंसीडर किया, ठीक है। तो उसमें हमने देखा कि मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म क्या है एट एक्स, ठीक है ना। इसको हमने इसके ऐसे टू स्प्लिट करना, इसके मतलब इस नंबर को स्प्लिट इस प्रकार करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है कि हम जब जो मतलब ए और बी है, ठीक है ना, मैंने पहले बताया था ए और बी है, इस तरह स्प्लिट करना है कि ए और बी का सम क्या आना चाहिए, ये खुद एट एक्स आना चाहिए, यानी कि मिडिल टर्म आनी चाहिए। इन दोनों स्प्लिटिंग करा था ना जो नंबर्स का ए और बी, उनका सम क्या आना चाहिए, एट एक्स आना चाहिए, और इनका प्रोडक्ट ए और बी का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 15, यानी कि x² का कोफिशिएंट इनटू और ये कांस्टेंट 15, यानी क्या आएगा 15 आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है 15, तो ए और बी का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए। ये दो कंडीशन है, एक तो सम ऑफ ए प्लस बी, और सम ऑफ ए प्लस बी क्या आना चाहिए 8x, और प्रोडक्ट ऑफ ए बी क्या आना चाहिए ए इंटू बी क्या आना चाहिए 15। इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करेंगे, फुलफिल होगी तब जाके मानेंगे कि जो हमने इसके टू स्प्लिट करे ना 3x + 5x, ये वैलिड टर्म्स है, टू टर्म्स में, एक टर्म को हमने टू टर्म्स में किया है, ठीक है ना। ये एक टर्म थी 8x, उसको हमने क्या कर दिया टू टर्म्स में स्प्लिट कर दिया, हाँ। और हमने क्या माना, जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हुई तो a + b क्या आना चाहिए 8x आना चाहिए, और a.b क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए। अब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हुई तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ जो हमने माना है ना, जो हमने इमेजिन किया था, लेट किया था कि 3x + 5x, टू टर्म्स, एक टर्म को टू टर्म्स में स्प्लिट किया था, हाँ ये वैलिड है, और इससे हम इसकी इस हेल्प से हम जीरोस निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब हम सेकंड एग्जांपल करते हैं, ठीक है। अब हम ले रहे हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हमने फर्स्ट एग्जांपल में कितना कुछ सीखा है, सेकंड एग्जांपल में ना कितना जल्दी आपको समझ में, अब तो आप है ना खुद ही करने लग जाओगे, कुछ क्वेश्चंस मतलब कुछ टर्म्स तो आप ही निकालने की कोशिश कर दोगे कि मिडिल टर्म क्या हो सकती है, ठीक है ना। अब हमें पहले तो यूं देखेंगे कि भाई इसका कोफिशिएंट क्या है,
इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि 1 को 12 से इंटू करोगे, 1 इंटू 12 क्या होता है 12 ही होता है, ठीक है ना। तो हम क्या निकालना है, इसको 7x है, मतलब ये एक -7x है, ये क्या है एक टर्म है एक तरह से, ये क्या है एक टर्म, इसको टू टर्म्स में स्प्लिट करना है, मान लो a एंड b। हमने मान लिया कि a एंड b क्या है इसकी, इसको टू टर्म्स में स्प्लिट कर लिया, ठीक है ना। अब हम 12 निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे इसका प्रोडक्ट फैक्टर करेंगे 12, कि हमें पता तो चले कि a और b क्या हो सकते हैं, है ना, ठीक है ना। तो 12 का प्रोडक्ट फैक्टर करोगे तो क्या होगा, 2 से होगा, पहले तो 6 आ जाएगा, और 6 में भी 2 का डिवाइड हो जाता है, तो इसमें 3 बचा, और इसमें भी 3 का 3 में 1, ठीक है ना। अब क्या है, अब हमें इन तीनों टर्म्स, ये तीनों प्रोडक्ट फैक्टर, इन दोनों तीनों फैक्टर को इस तरह यूज करना है कि क्या है कि जब हम a प्लस बी की a और b का सम करें तो क्या है -7x, और a और b का प्रोडक्ट करें तो क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए, 12, ठीक है ना, 12 या फिर 12 भी मान लो या एक्स स्क्वायर मान लो, ठीक है ना। पर वो हमें क्या लेंगे कोफिशिएंट ही लेते हैं, एक्स स्क्वायर तो आना ही है यार, हम कुछ भी करें एक्स स्क्वायर तो आएगा ना। अब टू टर्म्स है, जैसे हम इससे कुछ भी मान लो, 2x प्लस 3x है, x है, इसका क्या होगा 5x होगा, ठीक है ना। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा कि भाई 2 इंटू 3 प्रोडक्ट क्या होगा 6x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो आना ही है, तो हम एक्स स्क्वायर की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। फालतू इसका मिस गाइड हो जाएगा फालतू, है ना, एक्स स्क्वायर तो आना ही है। चलो ठीक है, क्या आना चाहिए कि जो हमने एक टर्म को टू टू टर्म्स में स्प्लिट किया ए और बी में, उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए। 12 क्यों आना चाहिए मैंने बता दिया है, क्या प्रोडक्ट फैक्टर क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 इंटू 12 क्या होना चाहिए, 1 इंटू 12 क्या होता है 12 होता है। तो उसका ए इंटू बी मतलब ए और बी का प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए, 12, ठीक है 12 आना चाहिए। अब समझो मेरी बात, अब हम इससे अब हम इसको कैसे कर सकते हैं कि भाई 12 मतलब इनको ऐड करें, इन दोनों का ऐड करें, तो 7 है -7 एक्स आना चाहिए, ठीक है ना। इन दोनों का ऐड करें तो क्या आना चाहिए -7 एक्स, और प्रोडक्ट करें तो 12 आना चाहिए। अब देखो इसमें कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, आ, इन दोनों को लेकर देखते हैं। तो इन दोनों को लेकर देखते हैं कि 2 इंटू 2 क्या हो सकता है 4, और ये क्या बचा 3, हो गया हो गया हो गया हो गया। ये तो बहुत सिंपल है। इसके बाद हम है ना थोड़ा है ना बड़े एग्जांपल लेंगे, उससे क्या थोड़ा सा हमारा और कंफ्यूजन होगा, और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत ढूंढना पड़ेगा क्या क्या हो सकते हैं इसके इसके जो टू टर्म्स स्प्लिट, टू टर्म्स क्या हो सकती है इसकी ए और बी क्या हो सकती है। तो कितना जल्दी आएगा कि भाई 12 करा 2 इंटू 2 3 आ गया, तो इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो ये बचा क्या 3, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि 4x प्लस 3x क्या है 7 आ गया ना 7x। लेकिन लेकिन हमें क्या देखता है माइनस दे रखा, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, ठंड रखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है हम क्या लेंगे -4x -3x, क्या हुआ -7x, ठीक है। क्या आ गया यानी कि a प्लस बी का सम क्या आ गया -7x। अब क्या करना है ए और बी का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 12, तो क्या है नहीं आ सकता क्या -4x इंटू -3x, ठीक है ना, माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा, माइनस 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 इंटू हो रहा है तो हटी कट ही जाएगा, तो वो तो कोई प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4x और 3x क्या होता है, 4x को 3x से इंटू करोगे तो क्या आएगा 12x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर तो आना ही है, तो कंपलसरी है, उसको हटाओ, हमें क्या चाहिए कांस्टेंट टर्म यानी कि कोएफिशिएंट टर्म के कांस्टेंट टर्म के। तो क्या है 4 इंटू 3 यानी कि ए और बी का प्रोडक्ट क्या आ गया 12 आ गया 12। बस कितना सिंपल है, इस चीज से कितना आसान था, इस चीज से जल्दी निकाले। नहीं तो हम क्या सोचते रहते हैं यार क्या हो सकता है क्या हो सकता है क्या हो सकता है, कि भाई 6 प्लस यूं मानते हैं हम कि -6x -x, ये भी तो -7x होता है, लेकिन लेकिन इनका प्रोडक्ट करोगे
-6x इंटू -x का प्रोडक्ट करेगा, माइनस तो हट ही जाएगा, ठीक है ना, माइनस तो हट ही जाएगा यहाँ से, यहाँ पर हट ही जाएगा, तो क्या आएगा पर यहाँ पर 6x² 6 ही आएगा, हमें क्या चाहिए 12 चाहिए ना। तो हमें दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक तो ये वाली और एक ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तब जाकर हम मानेंगे कि हाँ जो हमने इस टर्म का इस एक टर्म को टू टर्म्स में स्प्लिट किया है, हाँ ये वैलिड है। और इससे हम क्या निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जीरोस। जीरोस क्या होते हैं ये तो पता है ना, कि जीरोस एक्स की वो वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू जिससे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है जीरो। तो वो जो हमने जो एक्स की वैल्यू रखी थी ना वो क्या है, उस पोलिनोमियल की जीरो है, ठीक है। चलो अब ये तो एक फालतू का कचरा साफ करते हैं, ठीक है, ये भी हटा रहा हूँ, इससे आप समझ गए थे। हाँ, तो हमें क्या करेंगे, अब हमने क्या निकाला भाई, इससे ले लिया कि 4 ले लेते हैं, और ये क्या गया 3। तो हमने देखा है कि ये बन रहा है कि 4 + 3 क्या होता है 7x। हमें तो माइनस माइनस प्लस का चक्कर मत पड़ना, हमें तो ये देखना है कि 4 + 3 क्या होता है। तो इसको तो यूं भी तो लिख सकते हैं, -4 -3 क्या होता है -7x। हमें तो कुछ नहीं है, हमें अपने काम की बात ढूंढनी है, ठीक है ना, हमें अपनी बात काम की बात ढूंढनी है, उसके बाद कुछ नहीं बस, ठीक है ना। मैथ्स में क्या है, मैथ्स का मतलब ये है कि इसमें सबसे ज्यादा चेंजेस हम खुद ही कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करने और आंसर लाना रहता है। पर वो स्टेप्स है ना वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। मैथ्स को जो मैथ्स के प्रॉपर्टीज है उनको फुलफिल होनी चाहिए, यूं नहीं है कि कुछ भी लिख दो कि 7 + 2 क्या होता है 10 होता है, ऐसे थोड़ी 7 + 3 होता है, ठीक है ना। चलो ये तो हो गया, अब क्या करना है, कि क्या लिखेंगे हम, x² माइनस, ठीक है ना, -4x -3x + 12 इज इक्वल टू 0। जीरो क्यों लिख रहे हैं ये तो पता ही है ना, हम जीरोस निकाल रहे हैं, यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यूज जीरो पर जीरो हो जाती है, ठीक है। तो एक्स ये पॉलिनोमियल की ये इज इक्वल टू 0 के, ठीक है, टू टर्म्स में स्प्लिट कर ही दिया है ना, ठीक है। अब हम क्या निकाल, अब क्या करना है, अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, कैटेगराइज कर देंगे, इन दोनों की। अब ये टू टूस में पेयर बना लिया हमने, पेयर बन गई, इन दोनों में पेयर बना लिया। अब उन दोनों में जो हमने पेयर बनाए हैं इनमें कॉमन निकालो, कॉमन क्या हो सकता है, कि भाई अब इसमें क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स। तो एक्स माइनस, यहाँ इन दोनों इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक्स ही आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा है, एक्स बाहर निकाला तो माइनस माइनस, समझना मेरी बात, समझना, ठीक है ना। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, हमें क्या करना है, इसके जैसे सेम, या फिर ऐसा लिख लो, इस मतलब हमें ये टर्म लानी है सेम, इसको है ना, इस टर्म को इस टर्म में हमें कॉमन निकाल के, जो भी इन दोनों में कॉमन निकलेगा उसको सेम, जो बचेगा ना अंदर का पार्ट ये आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, कि भाई यहाँ पे तो प्लस आ रहा है, यहाँ पे तो प्लस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो हमें क्या करना है, माइनस लाना है। और इसमें तो और एक्स की वैल्यू जहाँ एक्स है, यार एक्स की टर्म तो प्लस आ रही होगी, माइनस है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे पहले तो, ठीक है, क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये प्लस हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब माइनस कॉमन ले लेंगे, टर्म प्लस हो जाएगी, पर एक चीज और है, ये हमने ले लिया, ठीक है ना। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, जिससे ये टर्म, ये सेम टर्म्स मिल जाएगा, सेम टर्म मिल जाएगा, क्या आ रहा है इसमें कॉमन, 3 और 12। 12 में क्या, 12 के क्या हो सकते, क्या होते हैं को फैक्टर, प्रोडक्ट फैक्टर क्या होते हैं, तो इसमें 3 आ रहा है ना, कॉमन 3 आ रहा है ना, मतलब 3, इसका फैक्टर क्या आ रहा है, 3 भी आ रहा है इसके अंदर, यानी कि इसमें 3 निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो माइनस तो निकाल लिया हमने, ठीक है ना, और 3 भी निकाल लिया, इन दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन 3 आ रहा है, 3 निकाल लिया। तो यहाँ क्या बचा, जब हमने माइनस निकाला 3 निकाला, यानी कि -3 निकाला, -3 निकाला, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, यहाँ एक्स बचा, तो क्या लिखेंगे हम एक्स। और जब हमने माइनस कॉमन लिया तो ये टर्म क्या हो जाएगी, तो ये टर्म है ना, ये टर्म, ये क्या मतलब प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस। इतनी सी बात है बस, इतनी सी, ठीक है ना, क्या है कि माइनस हो जाएगा। और जब हमने, और 12 में से हमने क्या निकाला, 3 कॉमन निकाल लिया, 12 में से हमने 3 निकाला, तो क्या हुआ, क्या बचा, भाई 3 तो निकाल लिया हमने, इसका मतलब 3 तो निकाले, अब क्या बचा यहाँ पे, 2 × 2 यानी कि 4, 4 बचा, x -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या चीज क्या बनी,
मतलब क्या टर्म्स आई कि x इंटू एक्स माइनस फोर माइनस 3 इंटू एक्स माइनस फोर। हम क्या कर रहे हैं अब, कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में, ये एक टर्म ये एक टर्म। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस फोर एक्स माइनस फोर। तो x माइनस फोर को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, x माइनस फोर को कॉमन निकाला बचा क्या x, ठीक है। और इन दोनों में इसमें इसमें x माइनस फोर को कॉमन निकाला तो क्या बचा माइनस थ्री, माइनस तो होएगा इसी क्योंकि बीच में, तो इन दोनों इसमें से x माइनस फोर बाहर निकाला तो क्या बचा थ्री। तो इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो, तो क्या लिख सकते हैं इसको, कैसे लिख सकते हैं, x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो और x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। इसको पता है ना हम क्यों लिख सकते हैं, यानी कि जैसे x माइनस फोर है ना, अब इसको नीचे भेजेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब ऐसे ही x माइनस, जैसे ऐसे समझो x माइनस फोर एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। हम क्यों लिख रहे हैं ये चीज, यूं मान लो कि इसको हमने जीरो पे नीचे भेज दिया, जीरो के नीचे भेज दिया, तो अब जीरो जीरो से कोई जीरो से कोई मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो वो तो जीरो होता है, ठीक है ना। तो एक्स सपोज करो एक्स माइनस थ्री को हमने जीरो भेज दिया तो क्या आएगा, बचा है क्या बचा, जीरो ही बचा है ना ये। अब ऐसे ही सेम सेम हमने x माइनस फोर को इसके नीचे सॉरी नीचे भेज दिया तो क्या बचा x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। इस बेस पे हमने ये चीज लिखी, ठीक है, इस बेस पे ये चीज लिखी मैं, ठीक है। ये मिटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ मैं, इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है अपने, क्या है x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो क्या हुआ कि इसका मतलब क्या है, जब माइनस फोर राइट साइड जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस है, और राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो फोर है ना, ठीक है। और एक्स माइनस थ्री में माइनस थ्री राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसके जीरोस क्या आ गए, थ्री एंड फोर आ गए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम जीरोस कितने आ सकते हैं, टू आ सकते हैं, तो हमने हमारे पास आ गए थ्री एंड फोर। अभी जीरोस आए ना, थ्री एंड फोर क्या है, ये दोनों x की ऐसी वैल्यू है जो पोलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर देगी, इस पोलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर देगी, ठीक है ना। कितना आसान मेथड है, कितना मजा है यार, थोड़ा एडवेंचर टाइप नहीं लगा क्या, कितना एडवेंचर मजा आ रहा है, हाँ सोचो कितने मजे आ रहे हैं। पहले तो इसको कितना मजा आता है कि इसको स्प्लिट करो, फिर इसकी स्प्लिट किया है ना जो हमने ए और बी, उसको हमने टू कंडीशंस को फुलफिल करवाना है ना, फिर उसके बाद हमने कॉमन निकाल के एक्स की वैल्यू निकालते हैं, जीरो निकालते हैं, और कितना मजा आता है। हाँ सर अब मजा आने लगा पॉलिनोमियल में, नहीं तो कितने ये वैल्यू निकालो जीरो ये, अब सारा जो हमने पढ़ा है ना इस चीज में काम आ रहा है, तो मजा आ रहा है ना, ठीक है। चलो और मिनट तो ठीक ठीक है ना। अब ये तो चीज समझ में आती, अब हम क्या निकालेंगे कि कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन है, वो टॉपिक पढ़ेंगे ना। एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट, छोटा तो क्या ही है क्योंकि अब सारे एग्जाम्पल्स सारे क्वेश्चंस उस पर ही डिपेंड करेंगे, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही होंगे, ठीक है ना। कि भाई कोफिशिएंट और जीरोस का हमें क्या निकालना है, हमें रिलेशन देखना है, अब उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस करेंगे, तो हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे है ना, ठीक है ना, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन, ठीक है। चलो अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक क्या रहेगा कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस और उनके जो कोएफिशिएंट है उनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है ना, वो देखना है ना, ठीक है ना। अब आपको तो पता ही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जनरल फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, क्या होती है जनरल फॉर्म, क्या है कि fx is equal to x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ये तो आती है, इसको तो हम पूरे पॉलिनोमियल्स में जाने कितने बार रिपीट कर चुके हैं, क्या है fx is equal to x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसमें a क्या है, a b और ये c क्या है, सॉरी a और b क्या है, ठीक है, a और b क्या है, x है कोफिशिएंट,
है ना। एक है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कि भाई कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी, और सी क्या है, कांस्टेंट। सी क्या है, कांस्टेंट, सी तो कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, सी। कि भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी। कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, और एक्स का क्या है, बी। ए बी सी, ठीक है। एक तरह से अब ये मान लो, ठीक है ना, अब ये एक तरह से एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, पर यहाँ के एक्स क्या है, एक्स की पावर क्या है, यहाँ पे जीरो है। एक्स की पावर जीरो का मतलब क्या होता है, वन, है ना। ये इसका मतलब ये भी एक्स का कोफिशिएंट ही सपोज कर सकते हो, सी का है, ये भी एक्स का कोफिशिएंट है ना, ठीक है ना। एक्स, इस एक्स की पावर जीरो क्या होती है, वन होती है, इसका मतलब ये क्या है, एक्स की पावर जीरो, ठीक है। तो इसका भी कोफिशिएंट क्या है, वन। ओ सॉरी, इसका तो एक्स एक्स का, इसमें एक्स की पावर जीरो का कोफिशिएंट क्या है, सी, ठीक है ना, ऐसा है। इसको हम कांस्टेंट टर्म मानते हैं, कांस्टेंट, ठीक है ना। अब ये समझ में आएगा। और यहाँ पे ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर से ए बी, रियल नंबर सकते हैं, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, रियल नंबर समझते हो ना, सब आगे जितने भी रियल नंबर से ए बी सी वो हो सकते हैं। और जहां पर इसकी एक कंडीशन क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए है ना, ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो हो गया भाई, ए जीरो हो गया भाई, ए जीरो भाई, ए जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा कि भाई ए क्या है, जीरो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए तो ये क्या है, ए जीरो होने का मतलब कि ये भी पूरा जीरो हो गया, ये जीरो हो गया तो बचा क्या, बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी। तो पोलिनोमियल भाई चेंज हो गया यार भाई, ये तो पॉलिनोमियल ही चेंज हो गया, क्या हो गया, कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। पूरी कंडीशन ही चेंज हो गई अब तो, पूरा मतलब वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए इस पे, देख लो कि क्या हुआ कि भाई पोल एक्स, अब तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो भाई नहीं, ये क्या हो गया, लीनियर, ये क्या हुआ, अब क्या है, जब a इज इक्वल टू जीरो, तब अगर a इज इक्वल टू जीरो हुआ तो क्या हो गया यार, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो रहा ही नहीं, कौन सा पॉलिनोमियल रहा, कौन सा पॉलिनोमियल होगा ये बताओ, कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब ये तो, अब लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं, एक ही होता है, लेकिन हम ये तो कंडीशन ही चेंज होगी, तो कभी भी a इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता भाई, ए के अलावा कुछ भी जीरो हो जाए, बी जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो अगर ए एक्स स्क्वायर, अगर बी जीरो है तो प्लस बी जीरो है तो हट ही जाएगा, जीरो एक्स प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। फिर भी तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसके बेस पे होता है, ये तो आपको पता है ना, डिग्री के बेस पे, डिग्री के एक्स, डिग्री का एक्स टू है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, डिग्री के बेस पर डिग्री इसकी टू है, तो इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, और जीरो हो जाए, बी जीरो हो जाए, सी भी जीरो के इक्वल हो जाए, पर लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। और ये समझ में आएगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए का कोफिशिएंट क्या है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी, ठीक है। ये तो लो चीज तो समझ में आ गया। अब क्या करें, अब हमने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं, मैक्सिमम टू हो सकते हैं, ठीक है ना भाई, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो इसके कितने जीरोस हो सकते हैं, कितने, टू हो सकते हैं, ठीक है ना, टू कोफिशिएंट, टू जीरोस हो सकते हैं। तो अब इसको हम मान लेते हैं, एक जीरो को क्या है, अल्फा, और एक जीरो क्या है, बीटा। ये हम पूरे चैप्टर में यही मानेंगे ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, दो, कौन कौन से, एक तो अल्फा और एक बीटा, ठीक है ना। एक जीरो, एक जीरो क्या हो गया अल्फा, और एक जीरो क्या हो गया बीटा, ठीक है ना। ये चीज तो समझ में आएगी कि क्या है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हो सकते हैं, दो जीरोस हो सकते हैं, ठीक है, दो जीरोस हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं भैया,
अल्फा और बीटा हो सकते हैं। अब हम अल्फा बीटा हो गए और इसके इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के क्या हो गए, ये तो जीरोस हो गए और इसके कोफिशिएंट क्या हो गए, ए बी सी, ये क्या हो गए, कोफिशिएंट हो गए इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। अब हमें क्या करना है, जीरोस, ये क्या है जीरोस है, ये क्या है जीरोस, जीरोस है ये, ठीक है जीरोस, ये क्या है कोफिशिएंट, ठीक है ये क्या है कोफिशिएंट। तो हमने क्या करना है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन, रिलेशन पता करना है, रिलेशन लिखना है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा। अब देखो कि भाई जीरो बेटा, ये भाई एक जीरो हो, तो इसका रिलेशन क्या है, पहला रिलेशन क्या है, पहला रिलेशन क्या है, पहला रिलेशन क्या है कि भाई जो सम ऑफ जीरो, कि भाई जो जीरोस का जब सम करोगे तो किसके इक्वल होना चाहिए, जब जीरोस का सम होगा तो किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए, तो क्या बोलेंगे सम ऑफ जीरोस, तो क्या बोलेंगे कि भाई इसको क्या बोलेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इसके इक्वल होगा सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए, मतलब कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट है किसका, ये बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, एक तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, सेकंड सेकंड क्या है, सेकंड रिलेशन क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा कि जब हम अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिलेशन क्या है, उसका वो किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए के। ये बात समझ में आ रही है कि भाई सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा क्या है जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है किसके इक्वल है, सी अपॉन ए के। और ये ए बी सी क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट, ठीक है ना। ये इतनी सी बात, कितनी प्यारी सी और मस्त, कितनी छोटी सी बात है कि सम ऑफ जीरोस का रिलेशन, मतलब जीरोस और ये क्या है, ये क्या है? एक तरह से इक्वेशन क्या बता रही है कि जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन बता रही है, क्या बता रही है, रिलेशन बता रही है कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए के हो, ठीक है ना, इतनी सी बात है। अब हम ये तो आज रिलेशन पढ़ लिया कि सम ऑफ जीरोस क्या है, माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, सी अपॉन ए, ठीक है ना। और अब ठीक है दोस्तों, अब हम कल करेंगे क्लास इसके बाद कंटिन्यू, और अब हम कुछ नहीं, अब तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल करेंगे क्योंकि सारा जितना कॉन्सेप्ट था ना मैंने लगभग कंप्लीट करा दिया, आपको जिस चीज भी समझा दी। अब इसके बेस पर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने, एग्जाम्पल्स करने, तो रेडी हो जाना आप कल के लिए, ठीक है। चलो आज हम यहीं क्लास को एंड करते हैं, उससे पहले तब जो मैं आपको भगवत गीता का अपना चला, हमने स्टार्ट किया था कि डेली क्लास में भगवत गीता का एक रेंडमली श्लोक श्लोक पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैंने आज है ना क्लास के स्टार्ट में, अब हम करेंगे क्लास के एंड में एक भगवत गीता का श्लोक पढ़ेंगे, ठीक है ना। न कर्मणाम नारभद्रे क्रम्य पुरुषोत् श्रुते न च संसनादेव सिद्धि समधि गच्छति, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। अब इसका इस श्लोक का हिंदी में पढ़ो, हिंदी का मतलब समझते हैं कि न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पाया जा सकता है, और न ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती। कितनी अच्छी बात है कि हम कोई कर्म करना है, कर्म क्या होता है, एक्शन। हम हमें कोई काम करना है, हम उस काम से भागते रहे तो वो कोई कर्म फल, इससे छुटकारा थोड़ी मिलेगा, कार्य से उस काम से छुटकारा कभी नहीं मिलेगा कि तब तक हम उस काम को पूरा नहीं कर ले। कोई काम है उसको कर्म करेंगे नहीं तो हम उस कर्म फल से कभी भी छुटकारा नहीं, मिल नहीं सकता। यूं नहीं कि हम कोई काम नहीं कर रहे, उस काम से भाग रहे, उस काम से भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, लेकिन उससे छुटकारा थोड़ी मिलेगा। ये तो एक कायरता की निशानी है, हम कायर बन रहे हैं, एक तरह से कमजोर बन रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका जो भी हमें काम में जो हमारे जो कर्तव्य है उसको पूरा करना है, ठीक है ना। और और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, और जैसे
होता है ना कि बहुत से अपने जो भी परेशानियां अपने कर्मों से भागते हैं और क्या कहते हैं कि संन्यास ले लेता हूं मैं तो सब मोह माया से दूर चले जाता हूँ। तो ये संन्यास लेने से सिद्धि थोड़ी प्राप्त होगी, वो तो एक तरह से क्या कर रहा है, अगर वो संन्यास ले रहा है अपने कर्तव्यों को छोड़कर, अपने कर्तव्यों को निभाने रहा छोड़कर वो संन्यास ले रहा है, इसका मतलब वो कायर है। ठीक है ना, संन्यास से सिद्धि कभी प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है ना, सन्यासी के लिए अपने कर्तव्यों का पालन भी तो जरूरी है। अपने कर्म किस लिए जन्म हुआ है, उसको कर्म करना जरूरी है। क्योंकि डेल कार्नेगी की क्या शानदार कोट है, क्या था कि शिक्षा का महान लक्ष्य ज्ञान नहीं कर्म है। मतलब शिक्षा आप जो एजुकेशन ले रहे हो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम ज्ञानी बन जाएं, ज्ञानी बन रहे हैं, ज्ञानी बन के करोगे क्या जब तक हम उसको एक्शन में यूज नहीं करेंगे, उसको एक्शन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कितना अच्छी सी बात है, सबसे बेस्ट एवर कोट था मेरे लिए कि शिक्षा का महान लक्ष्य ज्ञान नहीं कर्म है। कर्म कर्म करना ना चाहिए, ज्ञानी बनकर करोगे क्या कि वे कर्म ही नहीं करोगे। तो ठीक है ना, तो उस ज्ञान का यूज करना है हमें कर्म में। ठीक है, चलो बच्चों, आज हमारी हुई सारी कंप्लीट क्लास। ठीक है, जय हिंद जय भारत।